5 क्वेश्चन चुन लिए, अगर ठीक ठाक भी लिख दे रहे हो, थोड़ा बहुत भी उसके बारे में लिख दे रहे हो, तो जनरली 2 नंबर दे देते हैं। हाँ भाई, तो जैसा मैंने आप लोगों से बात की थी पिछले वीडियो में कि देखते हैं कि बिहार का जो पैटर्न है यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम को कराने का, वही AKTU अडॉप्ट करता है कि नहीं। तो बात सही साबित हुई, और जैसे EU ने, बिहार ने अपने पहले एक सिलेबस, पहले एक डेट शीट निकाली, फिर एक फेक न्यूज आई, और फिर एक पोस्टपोन का एक डेट आ गया। ऐसे ही AKTU ने भी एक डेट शीट निकाली, एक फेक नोटिस आई, एंड देन उसने भी पोस्टपोन का एक नोटिस निकाल दिया। 7 दिन का पोस्टपोनमेंट किया है AKTU ने। अच्छा, एक प्रथा जो थी पोस्टपोन करने की, वो निभा दी गई। 7 दिन का जो गैप मिला है, क्या ये गैप आप लोगों के लिए ज़रूरी है? आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? ये जो गैप है, इसके पीछे का एक और, इसके पीछे क्लॉज जो होता है, वो ये होता है कि आपकी 90 दिन की टीचिंग होनी चाहिए। अगर आपकी एक सेमेस्टर में 90 दिन की टीचिंग अगर कंप्लीट नहीं होती है, तो हम उस सेमेस्टर को पूरा नहीं मान सकते टेक्निकली। 90 दिन कैसे होते हैं? जिस दिन एग्ज़ाम स्टार्ट, जिस दिन क्लास स्टार्ट की, इसे आप लोगों ने देखा होगा, अब ध्यान दीजिएगा, क्लास स्टार्ट की एक नोटिस आती है। आप लोगों के एग्ज़ाम, आप लोग के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा, आप लोग कॉलेज के द्वारा खास तौर पर, भाई इस दिन से क्लासेस स्टार्ट हैं, इसकी एक नोटिस आती है। आप कब क्लास करने जा रहे हैं वो अलग बात है, एक नोटिस आ गई कि इस दिन से क्लासेस स्टार्ट होंगी। वो जो क्लास स्टार्ट की डेट होती है वो, और जब आपके एग्ज़ाम होने वाले हों, उसके बीच में 90 दिन का वर्किंग डे, मतलब 90 दिन की टीचिंग का रूल है। अब आप कहोगे क्या सर, संडे को छुट्टियां, संडे को पढ़ाई नहीं होती है, उसको 5 दिन काट लेंगे? नहीं, जैसे तनख्वाह संडे की मिलती है, वैसे ही 90 दिन का भी होता है। सेफ साइड लेकर के छुट्टियों के ऑब्जेक्शंस को लेकर के, जो होली दिवाली सब होता है, ये सब उसी के अंदर ही आता है मोटे मोटे तौर पर। तो 1 हफ्ते प्लस करके लिया जाता है। तो हुआ क्या, जब एक टेंटेटिव डेट निकाल दी जाती है, तो फिर सभी कॉलेज वाले अपने यहाँ एक क्राइटेरिया देखते हैं 90 दिन का, कि 90 दिन का हमारे यहाँ हो गया है कि नहीं। फिर वो बात करते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, और फिर उसके बाद से इस तरह की एक फाइनल डेट को रखा जाता है। अब आप कहोगे सर, जब से क्लास स्टार्ट हुई उसके बाद से ऑफिशियल नोटिस तो आई क्लास स्टार्ट होने की, हमारे यहाँ तो टीचर नहीं आए, हमारे यहाँ क्लास नहीं हुई, हमारे यहाँ बुलाया नहीं गया, और फिर ये सब बातें हुई। आप गिनना शुरू किया कितने दिन चला हो, आप उसमें कानून ढूंढ रहे हो, तो आप कानून से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो कागज वहाँ पर पक्का कर दिया गया है। तो उस 90 दिन को करते हुए, और इस बात को भी कि दिसंबर में ही एग्जाम शुरू करवा देना है, 30 तारीख से आपके एग्जाम की नोटिस फाइनलाइज हो गई। अब इसको फाइनलाइज माने, क्योंकि एक तरह का एक प्रतिष्ठा का सवाल था कि हमें 2025 में ही एग्जाम शुरू करवा देने हैं, हम शुरू करवा दें हम दिसंबर में, जो कि जनवरी का अगला साल लग जाता है। तो अगले साल वाली बात ना जाए, पिछले साल में ही एग्जाम शुरू हो जाए। तो 30 तारीख का एक नोटिस आप लोग के सामने आ गया है। 30 बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, मंगलवार को, मंगलवार का दिन है उसका, न सोमवार है न शनिवार है, ऐसा है। जो भी दिन मिले इनका यूज कैसे करो, तो खास बात ये होती है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करो। 5 दिन 7 दिन कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आपके पास कोई मैथड है, अगर आप किसी रणनीति के तहत काम कर रहे हो, तो उसमें 2 दिन 5 दिन ऐड हो जाए तो आपके लिए फायदे हैं। अगर आप अभी भी बैठ के सोच ही रहे हो क्या करे, थोड़ा और हो जाए, तो क्या सोच रहे हो एग्जाम ना हो? ये तो होने वाला नहीं है, एग्जाम होंगे। मैं ये बात खास तौर पे एड्रेस कर रहा हूं उन बच्चों की जो पहली बार सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोगों ने बोर्ड का एग्जाम दिया है, और बोर्ड के एग्जाम की क्या मारामारी है आप लोग जानते हो। बड़े लेवल का एग्जाम होता है, उसमें तरीके हैं। आप ये समझ लो, बीटेक का जो एग्जाम होता है ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है, ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है, बेहद सरल एग्जाम है, बेइंतहा सरल। इतना इजी एग्जाम है कि कई बार इसकी प्रतिष्ठा को भी लोग चैलेंज करते हैं कि बीटेक के एग्जाम को क्या इतना सरल रखना आसान, सही चीज है। लेकिन चूंकि आज की इसको इजी क्यों किया गया, क्योंकि आज की डेट में आप एक मार्केट में हो, आप एक कंज्यूमर हो। टीचिंग एक तरह का एंटरप्रेन्योर बन चुका है। तो एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज में जो लोग आ रहे हैं, जो स्टूडेंट जा रहे हैं, वो उनके कंज्यूमर की तरह से हैं, कस्टमर की तरह से, ग्राहक की तरह से हैं। अब ग्राहक तो कैसा भी आ सकता है। आपने एक होटल खोला है, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, तो आप उसमें इस बात को नहीं कह सकते हो कि मेरे घर में, मेरे यहाँ पर सिर्फ एक खास तरह का पहन ओढ़ करके या ऐसे लोग आए। वो तो कोई भी आ सकता है, और तब जब आपका रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नहीं है, तो आप अपने आने वाले ग्राहकों के ऊपर कोई बैरियर नहीं लगा सकते हो। और आप भले उनको खाने का सलीका मालूम ना हो, आपके यहाँ जो खाना बनता है उस खाने को कभी उन्होंने चखा हो कि ना हो, लेकिन आप उनको खाना परोसोगे, उनका फीडबैक भी लोगे। उनको सलाहियत नहीं है उस खाना खाने की, लेकिन वो मुंह बना रहे हैं, आप उनका मुंह बनता हुआ भी देखोगे, उनके साथ सर करके बात भी करोगे। मेथड इस तरह का मार्केट बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम खाने को ऐसा बनाएंगे
कि जो उनको उनके हिसाब से हो। अगर उस इलाके के, आप समझ लो कि इस इलाके में एक खास तरह की डिश, एक खास तरह के तेल में बने हुए खाने बनाए जाते हैं, हम भी वैसा खाना बनाएंगे। उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान नहीं है। तो आज का जो मार्केट है वो इस बात की इजाज़त ही नहीं देता है कि आपके बीटेक के एग्ज़ाम, खासतौर पे जो टायर 2-3 सिटी के हैं, ये टफ करें, डिफ़िकल्ट करें। क्योंकि डिफ़िकल्ट करके आप क्या करने वाले हो? अगर आप एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट कर दोगे तो आप एक तरह का फ़िल्टर लगाने वाले हो। फ़िल्टर किस में? छन्नी किस में? छन्नी गुड और बैड में। एक पैरामीटर बना दिया, उस पैरामीटर के ऊपर जो है उनको गुड कहेंगे और उस पैरामीटर के नीचे जो है उनको बैड कहोगे। तो आप अगर एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट कर रहे हो तो आप एक छन्नी लगा रहे हो, छन्नी लगा के आप गुड बैड छांट रहे हो। लेकिन मार्केट कह रही है कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम किसी गुड कह के अलग कर दो, किसी को बैड कह के अलग कर दो। वही चीज़ है, रेस्टोरेंट में आने वाले व्यक्ति को आप ऐसा नहीं कहते तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी है, तुम मुंह नहीं धो के आए हो, तुम्हारे बाल ठीक नहीं, तुम्हारा सलीका नहीं है बात करने का, पहनने वाले को, तुमको खाना नहीं मिलेगा। नहीं, खाना सबको देना है, क्योंकि उनसे आप चार्ज ले रहे हो। तो इसीलिए आपके मार्केट ने आपको एक इजी सिस्टम में डाल रखा है। इसके बावजूद भी अगर इस वेरी इजी सिस्टम में जो फेल हो रहा है, इसका मतलब है कि उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया, वो पढ़ नहीं रहा है, उसको लिखना नहीं आता, उसको कुछ पढ़ना ही नहीं आता, उसको मालूम ही नहीं कि पढ़ना लिखना होता क्या है। क्षमता चला आया, इंटर पास कर लिया। तो जिस सिस्टम ने उसको हाई स्कूल पास कराया, इसी तरह के मेरी जी सिस्टम ने कहा बस पास हो जाओ, मतलब 50-60-70% करके, 50% करके सिस्टम ने 12वां पास करा दिया। तो अब हम यहाँ खड़े होकर के उनकी क्वालिटी कैसे जज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमको भी उनको पास कर देना है और पास करके उनके ऊपर इंजीनियर का ठप्पा लगा करके मार्केट में भेज देना है। और मार्केट जाने, अब बाकी दुनिया जाने कि इस इंजीनियर से तुमको काम कराना है कि नहीं कराना है, तुमको उसको एज ए इंजीनियर बनाना है कि उससे तुमको साबुन तेल बिचवाना है। मोमोज की चटनी लेकर के वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं कि सर हमने एक नया चटनी लॉन्च किया, आप उसको खा लीजिए। आप क्या करवाना चाहते हो? सेल्स जॉब में भेजना चाहते हो क्या? या जस्ट ऐसे ही उसको इंजीनियर ना मानो, ना वो खुद को इंजीनियर माने, ना आप उसको इंजीनियर मानो। उसको कोई काम दिया गया है, वो काम कर रहा है। कोई तरह काम हो सकता है, फाइलें ठीक करने का भी काम हो सकता है, डाटा एंट्री का भी काम हो सकता है, कंप्यूटर देखा है तो डाटा एंट्री कर सकता है, ऐसे कोई बहुत सारे काम है। तो इस तरह से तो अब आप सोचो बच्चों, इस बात का कॉन्फिडेंस रखो अंदर कि तुम एक बहुत ही इजी पेपर, एक इजी एग्जाम को तुमको पास करना है। इसीलिए मैं कहता हूं पास करना तो कभी कोई मसला रहा ही नहीं है कि भगवान पास करवा दो बीटेक में। आप तो वो चीज मांग रहे हो जो आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने दे रखी है। आप प्रयास करोगे तब आप फेल होगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से चलते चले जाओगे तो आपको पास हो ही जाना है। तुम ही सोचो, आपको 30 नंबर का इंटरनल देना है, 70 नंबर का एक्सटर्नल देना है। आपके कॉलेज आपको अगर इसका 30 में से अगर 20 दे दे रहा है, इसका मतलब है उसने 50% से ज्यादा तो दे दिया। 15 होता है, आपको 20 दे दिया, 20 दे देते हैं सब लोग। आपको इस 7 में से खाली 21 नंबर लाने हैं। आपके ये 21 और ये 20, 41 नंबर आ जाएंगे और आप जो है मोर देन 50% हो जाओगे, जबकि आपको टोटल पास होने के लिए सिर्फ 40% चाहिए। तो आपको चाहिए क्या था? एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के 40 नंबर हो और एक्सटर्नल में 21 से कम ना हो, ये चाहिए था। आपको तो मिल गया वो। अगर यहाँ से आपको जब मिल रहा है वो बात, तो अब आप बस आप पास हो गए, पास ग्रेड के साथ पास हो गए। आप 40% 45% मिला तो आप उस हिसाब से जीपीए बन जाएगा, आप पास हो जाओगे। तो पास होना क्या मुश्किल? अच्छा 21 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो। 21 नंबर में क्या है? आपके पास 7 क्वेश्चन है 2 नंबर के कंपलसरी करने हैं ताकि आपको 14 नंबर मिल जाएं। आपने इसमें से कितने किए? आपने इसमें से 5 किए। 5 यूनिट है आपके पास, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट से हर यूनिट से 5 क्वेश्चन ले लिए, 1 पर यूनिट। एक यूनिट से एक क्वेश्चन के हिसाब से आपने हर यूनिट से 5 क्वेश्चन चुन लिए। अगर ठीक ठाक भी लिख दे रहे हो, थोड़ा बहुत भी उसके बारे में लिख दे रहे हो, तो जनरली 2 नंबर दे देते हैं। तो मान लीजिए आपने 7 में से केवल 5 क्वेश्चन किए 2 नंबर के, आपको 10 नंबर मिल गए। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 नंबर दे दिए जाते हैं। बहुत खराब ना लिखा हो तब भी कुछ ना कुछ लिखा तो 1 नंबर तो दे ही देते हैं। 5 नंबर आप 5 क्वेश्चन यहाँ किए, 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद फिर आपके पास क्या है? उसके पास आपको कुल मिला के सेक्शन बी और सेक्शन सी में 7-7 नंबर के 8 क्वेश्चन करने, यानी कि आपको 56 नंबर। तो 56 नंबर ये है, 14 नंबर ये है, 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल होना है। आपने क्या किया? इन 8 क्वेश्चन में से
आपने मान लीजिए 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट, और उन हर क्वेश्चन में से कितना आपको करना था, मान लो हर क्वेश्चन में से आपको मतलब 7-7 किए, और आपने जो लिखा उससे आपको केवल 3-3 नंबर दिया गया है। अगर आपने ऐसा लिखा कि 7 में से टीचर ने आपको केवल 3 नंबर दिए, तो 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 3 नंबर, 4 3 12 नंबर आप पा गए। 10 नंबर आप यहां से पाए हो तो पा गए 22 नंबर। किस नंबर का बैरियर था? 22 नंबर पा गए, हो गए पास तुम इंटरनल एक्सटर्नल में। अब देखो मतलब कितना किया, मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और साढ़े तीन होता है, 7 का आधा 3.5 होता है। मैंने कहा कि तुमको टीचर ने उस अटेम्प्ट की वजह से 3 नंबर ही दिए, तो भी तुमने 4 अटेम्प्ट किए तो 12 नंबर पा गए, यहाँ किए तो 22 नंबर पा गए। तो इतना तो आसान है बेटा, इससे भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या ही कर पा रहे हो? तो फिर तो इंजीनियरिंग तो बस एक एडवेंचर ही है तुम्हारे लिए, ये नहीं कर पाओगे। या देखो यहाँ पर, चलो कुछ अगर मान लो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिया तो 12 3 15 हो गया, और यहाँ से भी तुमने 5 क्वेश्चन किया तो इसमें 15 कितना चाहिए हमें, 5 5 10 22, तो इसमें से 8 नंबर मिला, तो तभी आप 7 नंबर मिला, 7 5 12 22 नंबर पा गए। इतना ही बेयर मिनिमम चले जाओगे तो पास हो जाओगे। इसमें भी रोना है कि भगवान हम तो पास नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि आप इस समय दुनिया के सबसे इजी एग्ज़ाम सिस्टम के अंदर अपने आप को पा रहे हो। इसीलिए एग्ज़ाम को पास करने का डर अपने मन से हटाओ। अगर AKTU का कुछ चैलेंजिंग है, अगर मैं कहूँ AKTU में कुछ चैलेंजिंग है, तो उसमें चैलेंजिंग है अगर आप 9+ CGPA ला रहे हो। 9+ CGPA ला रहे हो, इट मीन्स दैट यू हैव सम गुड स्किल्स, लेबोरियस स्किल है तुम्हारे अंदर। इससे नीचे कुछ है तो फिर वो बस पास होना इज़ नॉट अ बिग टास्क, आई मस्ट से दैट। तो अगर ये 7 दिन आपको मिले हैं और आप पास होने की जद्दोजहद में लगे हो, तो पहली बात तो बच्चा ये समझो कि तुमने एक लड़ाई बहुत गलत ढंग से लड़ी ही नहीं तुमने। पहली बात तो ये रुक गए हो पूरी तरह से इस मौके का फ़ायदा उठाने का जो आपको मिला है। करें क्या? चलो ठीक है, ये तो बता दिया आपने, ऐसा है तो मुझे मालूम है। जब हम घूम रहे थे, आवारगी में थे, अपना कुछ बिजनेस कर रहे थे, ड्रॉप आउट लोगों की जीवनी पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि ड्रॉप आउट लोग अरबों खरबों रुपए पा जाते हैं, चाहे जिरोधा के फाउंडर हों, चाहे फिजिक्स वाला के अलग पांडे हों। तो हम भी सोच रहे थे कि हम भी ड्रॉप आउट हो जाएंगे और कुछ कर ले जाएंगे, पर आप आज की डेट में हालात ख़त्म हो चुके हैं उस तरह के, आप जान चुके हो। तो अब क्या हुआ? घर वालों के पैसा कैसे बचाओगे? डूब रहा है उसको, कैसे कुछ उसमें से कैसे निकालोगे? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बच्चा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ानी है। लिख नहीं पाते हैं, लिखना नहीं आता है, इंग्लिश में आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, नहीं पढ़ी जाती इंग्लिश उतनी सीधी, लेकिन इतनी अड़क गड़क भी, अगलम बगलम भी नहीं पढ़ा जाता है, एकदम सब कूड़ा कबाड़ा। कुछ थोड़ा सा समझने वाली बात रखो और राइटिंग प्रैक्टिस करो। फिजिक्स की बात करूं, पेट एग्जाम है, नेट मतलब बिल्कुल क्लियर एग्जाम है, कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आपको मैं यूनिट नंबर 5 से बात करता हूं। यूनिट नंबर 5 में आपके पास सुपर कंडक्टिविटी है बच्चा, और आपके पास नैनो साइंस है। सुपर कंडक्टिविटी है, नैनो साइंस है, 2 ही टॉपिक हैं। माइजनर इफेक्ट आना ही आना है हर बार। मैं इतना कह रहा हूं, माइजनर इफेक्ट खाली याद कर लो और इसका डायग्राम याद कर लो, तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, उसमें से 3 मिल जाएंगे, क्योंकि माइजनर इफेक्ट कभी अकेला नहीं आता है। माइजनर इफेक्ट के साथ कोई न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। माइजनर इफेक्ट के बाद टाइप 1 टाइप 2 की बातचीत भी पूछ लेते हैं। माइजनर इफेक्ट के साथ कई बार ये पूछ लेते हैं, दिखाइए कि सुपर कंडक्टिविटी में डायामैग्नेटिज्म और जीरो रेजिस्टेंस 2 इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप माइजनर इफेक्ट खाई लिख लोगे, इसकी थोड़ी सी इक्वेशन लिख दोगे, इसका एक डायग्राम बना दोगे, तो यकीन मानो वो जो हम लोगों ने अभी मैथमेटिक्स की थी, 7 नंबर में से 4 नंबर या 3 नंबर लाने का यहाँ से मिल जाएगा। यार मिनट में बात कर रहा हूँ मैं आपकी। दूसरा जो टॉपिक होगा इसके साथ नैनो साइंस में, तो आप खाली याद कर लो कि नैनो साइंस होता क्या है, किस स्केल को नैनो साइंस कहते हैं। एटॉमिक से पहले
मीजो के बाद क्या होती नैनो साइंस, इसके एक दो एप्लीकेशन आपसे पूछ लिया जाता है। आप उसी एप्लीकेशन में क्वांटम डॉट, क्वांटम वेल, ये सब 2-4 चीज़ें उसी में जोड़ दो। चैट जीपीटी से ही पूछ लो कि भैया व्हाट इज नैनो साइंस, राइट, गिव मी एन आंसर, व्हाट इज नैनो साइंस, इट्स इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन एंड व्हाट आर क्वांटम डॉट एंड क्वांटम वेल इन इजी लैंग्वेज, 200 वर्ड्स। इतना आप अपने चैट जीपीटी के ऐप से पूछ लो तो सिंपल इंग्लिश, इजी वर्ड ये भेज दोगे, चैट जीपीटी आपको कुछ लिख के दे देगा, उसको एक पन्ने पे नोट कर लो, रटना शुरू करो। अगेन मैं कह रहा हूँ, बेयर मिनिमम वाली बात कह रहा हूँ कि मार्जिनल इफेक्ट को भी लिखने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, तुमको डर लग रहा है डायग्राम कहीं गलत ना हो जाए, तो ये भाषा लिख दो। लेकिन चूंकि खाली भाषा ही भाषा लिखोगे तो इस बात का यकीन रखो कि यहाँ से मामला आपका गड़बड़ा सकता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है आपको 2 नंबर यहाँ पर दे दिए जाएं, उल्टी सुल्टी भाषा की वजह से बाद भी कुछ लिखा है मिलता जुलता है इसलिए। तो इसलिए आपका ये हिस्सा तैयार हो गया। उसके बाद हम कहाँ आते हैं, चलिए इसके बाद होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी के बारे में पढ़ लें। ईएमटी भैया ऐसा करो, चारों मैक्सवेल इक्वेशन को लिखना सीख लो, चारों मैक्सवेल इक्वेशन को करेक्ट तरीके से लिखना सीख लो। 7 दिन का समय है, अभी 10 दिन का समय, आज तो 20 तारीख है। तो आप समझ लो ये मैक्सवेल की इक्वेशन कोई डिजाइन है, कोई पैटर्न है। जैसे आप लोग बचपन में साड़ी का बॉर्डर बनाते थे ना, वैसे कोई डिजाइन है। मत समझो डेल का मतलब क्या होता है, मत समझो ईओबी का मतलब क्या होता है, बस उसको कहीं चिपका लो और उसको डिजाइन की तरह से याद रख लो कि हमें कुछ आकार बनाना है। 4 मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी आपको आनी चाहिए। और इसके साथ में दूसरा है, आप कहीं पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में थोड़ा सा ही लिख लो, कुछ ही लिख लो उसके बारे में, थोड़ा सा स्टेटमेंट, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लिख लो, क्योंकि अगर पॉइंटिंग थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा तो उसकी शुरुआत मैक्सवेल इक्वेशन पे होगी। थोड़ी सी भाषा लिख ली, कुछ इक्वेशन लिख दी, तो आपका 7 में से 3 नंबर भर का हिसाब किताब बन जाएगा। बेयर मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। आपसे मैक्सवेल इक्वेशन से वेव इक्वेशन डिराइव करने की बात पूछी, थोड़ा वेव इक्वेशन होता है, कुछ इक्वेशन, कुछ गिनी चुनी इक्वेशन नोट कर लोगे, यू विल फाइंड दिस थिंग। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 न्यूमेरिकल हैं, उन्हीं 2 न्यूमेरिकल को आज से ही रटना शुरू कर दोगे। में से एक आता ही आता है, जब भी पूछा जाता है वो खुल गई, लॉटरी खुल गई आपकी। फिर तो आप तो पूरे नंबर 7 पार्ट है, 7 में से को 5 पा जाओ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आपसे कह रहे हैं लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर में आपसे क्या पूछा जाता है, लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर में हीलियम नियॉन लेजर और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हीलियम नियॉन लेजर और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम आप रट डालिए, मिलना ही मिलना है, वही बना दोगे, 7 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर में न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, रट डालो। इस पे जुड़ा हुआ कोई थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया, रट डालो। इनमें से कोई कर लोगे। लक्ष्य आपका 3 से 4 नंबर ही पाना है हर यूनिट से, इतना ही लक्ष्य है आपका। ऐसे ही ऑप्टिक्स तो कठिन है, ऑप्टिक्स के बारे में कहूँगा ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है। तो ऑप्टिक्स के लिए क्या करेंगे, ऑप्टिक्स के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऑप्टिक्स क्वेश्चन छोड़ रहे हो आप, तो ऑप्टिक्स के लिए क्या करो, सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी में भी आप यही सुपर कंडक्टर का एक टॉपिक ले लो, और आप यही लेज़र का कोई टॉपिक ले लो, और आप यही क्वांटम का कोई टॉपिक आप ले लो। तो इनमें से कोई क्वेश्चन कर लो। तो आप जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में से आपने मान लो 2 क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन में से 3-3 नंबर मिले, तो आपको 6 नंबर सेक्शन बी से मिल गए। इधर आपने सेक्शन ए में आपने पाए 7 नंबर, सेक्शन बी में पाए आपने 6 नंबर, तो कितना हो गया, 13 नंबर हो गया। पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए चाहिए 8 नंबर, 8, 9, 10, 11। यानी कि बाकी के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन बी के बाद जो सेक्शन सी है, उसमें से आपको 8 नंबर और चाहिए। यानी कि 4-4 नंबर के, या तो 2 क्वेश्चन, मतलब 4-4 नंबर 2 क्वेश्चन से पाओ, या थोड़ा सेफ साइड में चले जाओ, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और 9 नंबर पा जाओ, तो 9, 3, 22 नंबर तुमको मिल जाएंगे वहाँ से। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, आप सेक्शन ए की जो कंपलसरी है उसमें से आपको कितने पाने हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, वैसे होते हैं 10, लक्ष्य रखो 7 नंबर पा जाओ। सेक्शन बी है, उसमें आपके पास होते हैं 21 नंबर, मतलब आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसमें से आपको करने हैं
कोई 2 क्वेश्चन, और वो 2 क्वेश्चन ऐसा करो इसी लेज़र सुपर कंडक्टर नैनो और उसका आएगा वो कर लेना। तो उसमें से तुमको पाने हैं, सब में से पाओगे, मतलब 2 क्वेश्चन 3 करने थे, 2 अटेम्प्ट किए और 2 में से तुमको 3-3 नंबर मिल गए, तो कितना हो गया 6। उसके बाद सेक्शन सी है, सेक्शन सी से आपको करने होते 5 नंबर, 5 7 35 नंबर का, लेकिन आपने खाली 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से, और हर क्वेश्चन में आपको 3 नंबर के हिसाब से 9 नंबर मिल गए, तो 6 6 12 13 और 13 9 22 हो गए भैया पास, बधाई हो, पास हो गए आप। 22 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। किसका मिनिमम चाहिए, तो इतना मुश्किल नहीं है। अब कोई मुझे बच्चे कमेंट करा रहे सर 7 दिन का समय बढ़ गया है और मेरा कोई तैयारी नहीं है और अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प मी। क्या है बेटा, तुम पास हो गए हो, कितना है, वही माइजनर इफेक्ट पढ़ो, वही मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में पढ़ लो, नैनो पढ़ लो और लेज़र पढ़ लो, ये 3 चीज़ें पढ़ लो, ये 3 हिस्से पढ़ लो। इन्हीं 3 में से 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से कर लेना, ठीक है, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से कर लेना, तो आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। और इन्हीं के ही ढूंढ ढांड के आपको 3-4 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ से पूरे 3 क्वेश्चन करो तो पूरा कर लो, तो 6 ही नंबर मिल जाएंगे यहाँ से, तो 7 में से। और उसके बाद फिर सेक्शन सी में भी ढूंढ के इन्हीं में से ही 3 क्वेश्चन कर लो और तो 9 नंबर मिल जाएंगे। तो यानी सुपर कंडक्टर नैनो साइंस को तुमने पढ़ लिया, मैक्सवेल का पढ़ लिया, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया तो तुम पास होने भर का वहाँ से निकाल सकते हो। थोड़ा क्वांटम पढ़ लिया, थोड़ा मेहनत कर ली, थोड़ा सा मेहनत कर ली, जरा सा थोड़ा उठ करके सुबह कंबल में से निकल करके थोड़ा सा एफर्ट कर लिया, तो फिर आप और अच्छे नंबर पा सकते हो। गॉट द पॉइंट। इसीलिए इतना मुश्किल नहीं, और ऐसी रणनीति हर तरफ है, ऐसा ही हर तरफ आप कर सकते हो, ऐसा ही आप कर सकते हो, सॉरी बार बार फ़ोन आ रहा है, ऐसा ही आप कर सकते हो मैथ के लिए भी, ऐसा ही आप कर सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए भी, ऐसा ही आप कर सकते हो पीपीएस के लिए भी, ऐसा ही आप कर सकते हो एनवायरनमेंट के। ढूंढो सब में ऐसे 2-3 यूनिट ही पकड़ो, और अब कुछ नहीं किया है, एकदम 0 पे हो, किसी विशेष तिथि का इंतजार कर रहे थे तो आज वो तिथि आ चुकी है। इस रणनीति के तहत आप पाओ तो आप आराम से 22 नंबर सेफ जोन, थोड़ा सा मैं कहूँगा 22 भी ना रखना, 25 का लक्ष्य बना के रखना कि 70 में से 25 आ जाए, तो आराम से तुम जो है पास हो जाओगे हर पेपर में, फेल नहीं होगे, बैक नहीं आएगी, और फिर आगे अपने आप को रिफाइन करना। तो ये मुझे बताना था कि अब जो एग्ज़ाम टल चुका है, उस टली हुए एग्ज़ाम में अब आपको और कैसे, अगर आप कुछ भी नहीं है एकदम 0 पे हो, तो अगर 0 पे हो तो ये तरीका मेरे ख्याल से इस तरह से रखो, पूरा सिलेबस अब तुम नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ने की कोशिश करना भी मूर्खता होगी। पूरा सिलेबस ना पढ़ो, लेकिन कुछ हिस्से थोड़ा मेहनत करके पढ़ डालो 10 दिन में, ताकि आप उसके अच्छे नंबर निकाल सको, वहाँ पर अच्छे नंबर, वहाँ पर अच्छे नंबर वही मतलब पास होने भर के नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस तरह से करिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फेल होने का आपके ऊपर तलवार आपकी नहीं चलेगी, आप पास हो जाओगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।